अगर आप भी एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी कंपनी में नौकरी करते हैं जिसे हर महीने की तनख्वाह मिलती है और हाँ, आपका ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटता है, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें, बार बार देखें, क्योंकि इसके अंदर हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। बता दें कि नियम अनुसार अगर आप किसी भी कंपनी में 10 साल के लिए लगातार काम करते हैं, आप उसकी पेंशन लेने के लिए एलिजिबल हैं जब आपकी रिटायरमेंट एज हो जाएगी तब। लेकिन एक बहुत कॉमन सवाल है जो व्यूअर्स से हमें मिलता है कि अगर हम किसी कंपनी में मान लीजिए 4-5 साल के लिए काम करते हैं और बीच में फिर हमारा 2-3 साल का ऐसा भी समय होता है जब हम कहीं काम नहीं कर रहे, फिर कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो तब क्या हमें पेंशन मिलेगी? क्या हम उस पेंशन के पैसे के लिए एलिजिबल हैं? क्या वो पैसा हमें कभी मिलेगा या कभी नहीं मिलेगा? तो चलिए बता देते हैं ईपीएफ के रूल्स क्या कहते हैं, पेंशन आपको कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। नौकरी में एक कंपनी छोड़ने के बाद अगर नई नौकरी मिलने में आपके पास लंबा गैप आ गया है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में आप जब भी कभी दोबारा नौकरी शुरू करते हैं तो अपना यूएएन नंबर वही रखें जो पिछली कंपनी में था। इससे नौकरी बदलने पर आपकी नई कंपनी की ओर से भी उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा जिसमें पहले हुआ करता था। साथ ही आपकी पहले वाली नौकरी की कुल ड्यूरेशन आपकी नई नौकरी के साथ जुड़ जाएगी। ऐसे में आपको दोबारा नौकरी के 10 साल पूरे करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं, अगर आप किसी कंपनी में 5 साल तक नौकरी करते हैं, उसके बाद आपकी नौकरी छूट जाती है, करीब 2-3 साल बाद आप फिर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो दूसरी नौकरी में भी अगर आप अपना वही यूएएन नंबर ऐड कराएंगे तो आपकी नौकरी के 5 से 6 साल बरकरार रहेंगे। आपका बीच का पीरियड बेकार नहीं जाएगा। आपके बीच वाले समय को हटा दिया जाता है और नई जॉब की ज्वाइनिंग के समय आगे की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। इसी तरह दूसरी कंपनी में भी अगर आप दोबारा 5 साल पूरे करते हैं तो आपके 10 साल पूरे मान लिए जाएंगे और आप रेगुलर पेंशन के हकदार माने जाएंगे। अगर आपकी नौकरी की टेन्योर 10 पूरे नहीं है और आगे नौकरी करने का आपका इरादा भी नहीं है, तो आप अपने पेंशन अकाउंट में जमा रकम की निकासी रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में पेंशन राशि की निकासी पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि एक फॉर्मूले के तहत पेंशन का लाभ तय किया जाता है। ये फॉर्मूला आपकी नौकरी की टोटल ड्यूरेशन और लास्ट ड्रॉन सैलरी पर डिपेंड करता है। तो ये वो नियम है जो ईपीएफ से पेंशन निकालने या पेंशन मिलने के लिए आपके लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपको लगता है कि आप ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं है, हम अपनी मर्जी से अमाउंट बढ़ा सकते हैं, तो वो वाला पैसा भी आपकी अगली वाली नौकरी के साथ जुड़ जाएगा, जिसे कहते हैं वीपीएफ यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। आप चाहें तो अपनी कंपनी में जाकर बता सकते हैं कि हम थोड़ा सा पैसा अपनी तरफ से और हर महीने सेव कर सकते हैं वीपीएफ के तहत। लेकिन ध्यान रहे कि हर महीने जो आप वीपीएफ का पैसा सेव करना चाहते हैं वो आपके मंथली बेसिक सैलरी के अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी मैक्सिमम आप वीपीएफ में मंथली बेसिक सैलरी जितना ही अमाउंट सेव कर सकते हैं। ये पैसा भी आपके ईपीएफ के पैसे की तरह आपके साथ हमेशा कैरी फॉरवर्ड होगा जब जब आप एक ही यूएन के अंदर अपना प्रोविडेंट फंड कंटिन्यू करेंगे। ये हो सकता है कि आपके एक यूएएन नंबर के अंदर छोटे छोटे कंपनी के अलग अकाउंट बन जाए, लेकिन अगर आप अपना सारा पैसा अपनी करंट कंपनी वाले अकाउंट में डालेंगे तो आपकी एक चेन की तरह आपका सारा पैसा मिल जाएगा और आसानी से आपको उसकी बैलेंस और हिस्ट्री देखने को भी मिलेगी। प्लस अगर आपको जरूरत पड़ती है स्पेशल कंडीशंस के अंदर आप उस पैसे को निकाल भी सकते हैं। तो ये थे ईपीएफ से रिटायरमेंट पेंशन लेने के कुछ नियम। अगर आप ये रूल के बारे में नहीं जानते थे तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको वीडियो में रूल ध्यान से पता चल जाएगा। प्लस अगर आपको ईपीएफ से जुड़े कोई और नियम कानून जानने हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, हम आपके क्वेरी को जरूर रिजॉल्व करेंगे। ईपीएफ से जुड़ी, वीपीएफ से जुड़ी या किसी भी तरह के प्रोविडेंट फंड से जुड़े कोई और सवाल के लिए आप फॉलो करें पैसा लाइव। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें और शेयर करें।